चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत की बात बताता हूं मैं। आज पहली खबर शुरुआत कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन से, जहां सोशल मीडिया के बाद पहली बार इस पार्टी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे तक यह प्रदर्शन चला। और आपको बता दें, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। 5 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। सुन लिया आपने। अब इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी मांग दोहराई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वो कर रहे थे लगातार। अब देखिए, मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी जंतर मंतर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। इनके साथ बॉलीवुड और सियासत के कुछ लोग भी पहुंचे हुए थे। और सरकार से भी ये सोनम वांगचुक वो आप सुन रहे हैं, दिल्ली में पहुंचे कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में। और सरकार से भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सोनम वांगचुक। अब बॉलीवुड और सियासत के कुछ और लोगों ने भी कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन किया है। और सरकार से भी देखिए, दिल्ली में इस प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर के आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहे। ये देखिए, चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं इस 5 घंटे के प्रदर्शन में कांग्रेस जनता पार्टी का आखिर प्लान क्या था। तो सोशल मीडिया के बाद आज सड़क पर उतरी कांग्रेस जनता पार्टी। दिल्ली में करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन करती रही। प्रदर्शन की इजाजत मिलते ही कहा, दिल्ली में कांग्रेस जमा हुए। पार्टी संस्थापक अभिजीत बोले, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उन्होंने मांगा। 5 बजे तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का यह प्रदर्शन हुआ। करीब 3 बजे ही अभिजीत और सोनम वांगचुक घटना स्थल से, मतलब धरना स्थल कह लीजिए, धरना स्थल से रवाना हो गए और इसके बाद इनका प्रदर्शन भी खत्म हो गया। अभिजीत ने देश भर में प्रदर्शन की चेतावनी दी। अगले शनिवार को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर के पास सुरक्षा बेहद चाक चौबंद थी। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान पहले से तय पॉइंट्स पर तैनात थे। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही थी। 2000 से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया। इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा थी। प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच मारने वाला हिट लेकर एक शख्स पहुंच गया। सीजेपी समर्थकों ने उसे प्रदर्शन स्थल से बाहर निकाल दिया। यह पूरी लबोलबाब कहानी। अब कुछ तस्वीरें, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन में हिट पर बवाल मच गया। एक शख्स कॉकरोच मारने की दवा, जिसे हम हिट कहते हैं ना, वो लेकर पहुंच गया और इसके बाद हंगामा हो गया। देखिए, मतलब इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है कॉकरोच, सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी। तो कॉकरोच किससे मरते हैं? हिट से। तो ये हिट लेकर पहुंचा और इसी को लेकर हो गया बवाल। दूंगा भारत के अंदर केजरीवाल ही कांग्रेस जनता पार्टी है और कांग्रेस जनता पार्टी ही केजरीवाल है। भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बनने नहीं देंगे। अभी ने परमिशन ले लिया, उन्होंने सारा अंडरटेकिंग लीगल फॉर्मेलिटी तो इस शख्स ने मार दिया हिट कॉकरोच पर, यानी कि कॉकरोच वाली तस्वीर पर। अब सुनिए इस दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने क्या कुछ कहा और मंच पर मौजूद लोगों ने भीड़ को क्या समझाया। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, फिर भी आपने रिजाइन नहीं किया है। आपको शर्म नहीं आती? और कितने बच्चों का सुसाइड करने का वेट करेंगे आप जब तक रिजाइन नहीं करोगे तब तक हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। इसके बाद हम ये मूवमेंट को देश भर में लेकर जाएंगे और ये मूवमेंट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। बधाई देता हूँ सारे छात्रों को, युवाओं को, अधिकारियों को, सरकार को भी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से आज का प्रदर्शन कहिए, आग्रह कहिए हुआ। मैं आशा करता हूं कि जिम्मेदारी जरूर लेंगे। एक जिम्मेदार सरकार जिम्मेदारियां भी लेते हैं। बहुत सारे लोग आए, शांतिपूर्वक लोग आए, हम लोगों को तिरंगा लेके आए लोग।
हम लोग का यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिजाइन करिए। देखिए यूथ का कैसे बाहर आया है आपके खिलाफ। क्या आपका मॉरल राइट है अभी उस पोजीशन में रहने का? नहीं है। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि प्लीज उनको रिजाइन करने के लिए फोर्स करिए। अगर नहीं करते तो आप प्लीज उनको कैबिनेट से बर्खास्त करिए। होप रखना एक नेशन के लिए बहुत जरूरी होता है और इतने पिछले सालों के अंदर होप जिस तरह से जाता जा रहा है, तो सीजेपी वो एक होप लेकर आ रही है कि हमारी वॉइसेस जो है वो सुनी जाए, हमारी वॉइसेस एक्सप्रेस हो पाए। तो हम उसी पर्पज से आए हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी के। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि कौन है अभिजीत दीपके, जिन्होंने इस पार्टी को बनाते सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। तो देखिए, अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का इन्होंने ऐलान कर दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक बड़ा दल इनके साथ खड़ा हो गया। एक हफ्ते के अंदर इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर वापस भारत लौट आए। दीपक के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का एक पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे। इसी तरह उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ा। अभिजीत सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे थे। वो एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे थे। अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी और संविधान की कॉपी लेकर वो पहुंचे। पार्टी बनाई कहां? मतलब वो जो सोशल मीडिया और सब कुछ कॉकरोच जनता पार्टी अमेरिका में प्रदर्शन करने आ गए भारत जंतर मंतर पर। ये पूरी कहानी। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीटीवी से इस मुद्दे पर बातचीत की। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए किरण रिजिजू। शिक्षा मंत्रालय ने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं और अभी जो नीट एग्जाम वगैरह में जो भी लोगों ने गलतियां की है, उन लोग के माध्यम से अगर गड़बड़ होता है, जो सीक्रेटसी मेंटेन करना चाहिए, जिनको संभालना है, तो उसका भी तो फुल प्रूफ कर रहे हैं ना आप। अभी शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दे करके जितना रिफॉर्म्स लाया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सटीक तरीके से जो प्रॉब्लम्स समस्याएं आए हैं उसको सुधारने में पूरा काम आने वाले हैं। इतना रिफॉर्म्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लाया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर। कहां गायब हो गए खान सर? जी, पटना पुलिस फैजल खान उर्फ खान सर को तलाश रही है, लेकिन खान सर गायब हैं। खान सर को आखिर जेल होगी या बेल, यह सवाल है। इस बीच फैजल खान यानी खान सर मीडिया के सामने आने से गुरेज नहीं करते, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो लापता हैं। दिन भर फैजल खान के सरेंडर की अटकलें थी। खान सर की पटना में कोर्ट के बाहर इसको लेकर हलचल थी, लेकिन फैजल खान और खान सर नहीं पहुंचे। ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, पटना कोर्ट। सरेंडर को लेकर अटकलें चल रही थी, निगाहें भी सबकी थी, लेकिन पहुंचे नहीं। देखिए, पटना में फैजल खान उर्फ खान सर की कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ मौजूद थी। कल देर रात भी काफी संख्या में छात्र कोचिंग के बाहर डटे रहे। उसकी तस्वीरें देखिए सर। तो खान सर की तलाश में पटना पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं, लेकिन पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि खान सर कहां हैं किसी को नहीं मालूम। और पुलिस इस बीच गली गली तलाश रही है। देखिए जरा ये तस्वीर। कभी छात्र इनको तलाशते थे कि कहां है खान सर, एक बार मिल जाएं। अभी पुलिस इनको तलाश रही है इस पूरे मैटर के बाद, इस प्रकरण के बाद। पटना में बवाल के बीच खान सर कहां गायब हो गए? पटना पुलिस खान सर को तलाश रही है, लेकिन खान सर का पता नहीं है। पहले खान सर के सरेंडर की खबरें आईं, लेकिन बाद में वकील ने साफ किया कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। इतना डिले क्यों हो रहा है प्रशासन को गिरफ्तार करने में? क्या वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया है? क्या वो व्यक्ति इस पटना शहर से बाहर है? क्या सोमवार से पहले खान सर की गिरफ्तारी हो जाएगी, या फिर पटना में कोचिंग के बाहर इसी तरह छात्र रात भर अड़े रहेंगे? तो फैजल खान उर्फ खान सर को जेल या बेल, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, खान सर ने आज सरेंडर तो नहीं किया, तो क्या है खान सर का प्लान, समझ लेते हैं थोड़ा। अब देखिए,
फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। पटना पुलिस की टीम गिरफ्तारी की तैयारी में है, लेकिन पुलिस की कई टीमें खान सर को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से फैसल खान उर्फ खान सर गायब हैं फिलहाल। कल से वो मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। उनके कोचिंग स्टाफ भी खान सर के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं और दावा है कि कोचिंग स्टाफ को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देर रात तक भारी पुलिस बल कोचिंग के बाहर तैनात रहा और काफी संख्या में छात्र भी कोचिंग के बाहर मौजूद रहे। खान सर के सरेंडर की आज खबरें आई थी, बाद में बताया गया कि वो सरेंडर नहीं करने वाले। खान सर के वकील ने एफआईआर को गलत करार दिया और वकील ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे और सोमवार को इस मामले में अब सुनवाई होगी। वहीं फैसल खान यानी खान सर के गार्ड्स के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। गार्ड्स का दावा कि फैसल खान के कहने पर ही गोली चलाने को कहा गया था, उन्हीं के आदेश पर हमने गोली चलाया। इसी आधार पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया और इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस केस में थाने से जमानत नहीं मिलती है, पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब फैसल खान और खान सर के सरेंडर की अटकलें थीं, लेकिन उनके वकील ने बताया कि खान सर क्या करने वाले हैं, जरा सुनते हैं वकील साहब को। एयर फायरिंग किए थे, किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। फंसाने की साजिश है, इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। ग्राउंड जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या है ये पूरा विवाद, जरा समझ लेते हैं, विस्तार से देखिए। देश के करोड़ों छात्रों के बीच फैसल खान उर्फ खान सर, इसी नाम से वो जाने जाते हैं, वो लोकप्रिय हैं। कम फीस, देसी अंदाज उन्हें लोकप्रिय बनाता है, लेकिन विवादों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। अब उनके पुराने विवाद भी फिर से वायरल हो रहे हैं। शुरुआती विवादों में उनकी पहचान और नाम पर विवाद रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के बाद वास्तविक नाम पर बहस हुई। बाद में डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम फैसल खान बताया गया। कुछ लोगों ने उन पर नाम को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने कहा शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन के दौरान खान सर पर एफआईआर दर्ज हुई 2022 में। तब इन परीक्षाओं को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी थी, आगजनी वाली भी। खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में फैसल खान यानी खान सर जांच में भी शामिल हुए थे और इसके बाद सुरेश और अब्दुल वाले उदाहरण पर विवाद हुआ। कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी पर भी विवाद हुआ। और अब आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं पटना के छात्र और खान सर के गांव वाले, सुनिए। एक नैरेटिव ये जानबूझ के गढ़ा जा रहा है यहाँ पे, जो कि बच्चे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ व्यक्ति समुदाय के द्वारा खान सर को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि खान सर अपने व्यक्तित्व को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। एक अदना सा उनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति धमका सकता है, वो खान सर नहीं, अभिमान सर हैं। उनके पिताजी हाई कोर्ट में सबको भेजते हैं। वो आए दिन किसी को भी बोलते हैं कि आपसे हाई कोर्ट में बात होगी। जो भी विवाद हुई है उस विवाद का निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ना बोले कि वो खान सर फैसल खान है, हिंदू है तो मुस्लिम है। बिल्कुल, कोई शिक्षक का देखिए कोई धर्म नहीं, यूपी के है खान सर। क्या इतना बड़ा शिक्षा में जो क्रांति लाई है, क्या वो यूपी के लिए लाई कि बिहार के बच्चों के लिए लाई है? बिहार के बच्चों के नहीं, समस्त भारत के बच्चों के लिए लाई की है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। मद निषेध का 14 को और 17 को एग्जाम है। 2-3 दिन से लगातार क्लासेस बंद चल रही थी, तो उसमें जिसके कारण बाधित हुई है, बच्चों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। मेंटलिटी भी दिक्कत हो रहा है। इस क्षेत्र में कहते हैं कि मेरे जैसा कोई धनी नहीं है और सबको नीचे दृष्टि से वो देखते हैं उनके पिताजी। तो देखिए बिहार में कोचिंग वॉर छिड़ा है जी। तो उधर लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर भी जबरदस्त हंगामा मचा है। आइए जरा देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी पर सियासत हो रही है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड बंगले में रहते हैं। इस बंगले को सरकार ने खाली करने का नोटिस दे रखा है, लेकिन राबड़ी यादव ने कहा है कि वो खाली नहीं करेंगी बंगला। अब सरकार ने लालू परिवार की सिक्योरिटी घटाई तो परिवार फिर से नाराज हो गया। राबड़ी देवी ने सिक्योरिटी वापस कर दी है। उनके बंगले के बाहर एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं, लेकिन उनके लोग तो तैनात हैं।
10 सर्कुलर रोड, पटना। तो लालू और राबड़ी दोनों को पहले Z+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा की और इसे घटा दिया। फिर दोनों को बिहार पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी प्रदान की गई। और पूरे लालू यादव परिवार की सिक्योरिटी की समीक्षा की गई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बहाल रखी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अपने माता पिता की सुरक्षा घटाए जाने से तेजस्वी नाराज हुए और उन्होंने अपनी भी सुरक्षा लौटा दी। मतलब पूरा यादव परिवार इस वक्त नाराज है। और इस बीच राबड़ी देवी ने अपने आवाज से सुरक्षा गार्ड्स और सुरक्षा इंतजामों को चलता किया, तो उनके बंगले की सुरक्षा के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में डंडा लेकर वहां पहुंच गए। तस्वीर। और राबड़ी देवी के बंगले की सुरक्षा में लगे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बकायदा वीडियो कॉल करके राबड़ी देवी को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। अपना नीचे करिए ना मैडम। कर रहे हैं भैया। सुरक्षा गार्ड सब कोई हम लोग सुरक्षा गार्ड है। ऐसे देखिए ना। शैलेंद्र भैया। चलिए ठीक है। शैलेंद्र भैया। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। अपना नीचे करिए ना मैडम। सब हम लोग। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। तो देखिए, राबड़ी देवी ने सुबह सुबह अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी। उन्होंने बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया और इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला और पार्टी कार्यकर्ताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। रोहिणी की अपील के बाद आरजेडी कार्यकर्ता वहां पहुंचने लगे और राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया। तो दरअसल लालू परिवार अपनी सुरक्षा घटाए जाने से नाराज है। 2 दिन पहले ही सरकार ने लालू यादव परिवार की सुरक्षा घटाई है। लालू यादव और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और बदलाव के बाद दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि तेजस्वी की Y+ सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को एक सुरक्षाकर्मी दिया गया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी Y श्रेणी सुरक्षा उनकी हटाई गई है। तेज प्रताप यादव को अब केवल एक बॉडीगार्ड मिलेगा। तो सुनते हैं इस बीच कि नेता और आरजेडी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। इतनी छोटी बुद्धि की राजनीति करने वाले लोगों को मुबारक हो। सुरक्षा वापस कर दिया नेता प्रतिपक्ष ने भी, लेकिन वो खरोच आया ना, तो बिहार के जन आक्रोश को झेल नहीं पाओगे। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति लोकतंत्र इजाजत नहीं देती। सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वापस कर रही तो अच्छी बात है और वापस कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है, काम है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको क्या सुरक्षा चाहिए उसकी समीक्षा सरकार करती है। सिक्योरिटी रहेगी न रहे, जो मास लीडर को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब चोरों चक्के को सिक्योरिटी दे रहे हो, हमारा क्यों छीन रहे हो? इसका भी जवाब जनता को देना चाहिए। नीट से लेकर के CBSE तक के सारे कोर्स के में जो हो रही है, अनारकी हो रही है, सबको छुपाने के लिए इस तरह के एजेंडा तय किए गए हैं। कोई सुरक्षा वापस नहीं हुई, लेकिन स्टेटस सिंबल के लिए जो है आगे पीछे गाड़ी, आगे पीछे ब्लैक कमांडो, 24 सुरक्षाकर्मी के घेरे में ये लोग रहने वाले हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। अब क्या चाहते हैं? हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो सिंगापुर गए हुए हैं, तेजस्वी जी दिल्ली गए हुए हैं और राजमाता जी अकेले हैं और इनको सुरक्षा को हटा दिया गया। सरकार कुछ इनके बारे में नहीं सोचेगा जब तक ले हम लोग 24 घंटा यहाँ पर ड्यूटी में हाजिर रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है। क्या हम उनको अकेले छोड़ दें? मैं स्पष्ट संदेश देना चाहती हूँ, जो बिहार की सरकार है और तानाशाही मुख्यमंत्री जी, कान खोल के सुन लीजिए। हमें अपने नेताओं की, हम सफिशिएंट हैं अपने नेता की हिफाजत के लिए। हम प्रहरी बन करके, सेवक बन करके उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं, लालू यादव रोहिणी जी के पास इलाज के लिए गए हुए हैं, तो मैडम को हम अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा में हम लोग यहाँ तैनात। तक ऐसे आप लोग रहेंगे? जब तक हम तैनात रहेंगे, जब तक बिहार में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा।
सुन लिया आपने कार्यकर्ताओं को, जो मौजूद थी उनमें बहुत महिलाएं भी हैं और सबको हमने सुनवाया। और इस बीच एक अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि लालू यादव कहां है? लालू यादव तो इस बीच रोहिणी के पास मौजूद है सिंगापुर में, जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने जारी किया ये वीडियो। अब ये वीडियो जिसमें जारी किया है, लालू समंदर के किनारे टहलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा। जवाब दे देगा तो बोलिएगा, जिससे भी अच्छा लगे। ये तो पिता लालू यादव की बात हो गई। अब जरा माताजी राबड़ी देवी की भी बात कर लेते हैं, उनकी भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच तेज प्रताप यादव पहुंचे राबड़ी देवी अपनी माताजी से मिलने। ये देखिए, राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव। उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड की तस्वीरें हैं। वहां से बाहर आकर उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा लौटाई नहीं गई है, बल्कि सरकार ने हटाई है। राबड़ी आवास के अंदर ठीक है, राबड़ी आवास के अंदर। चलिए, तो अब सुनवाएंगे भी आपको, क्योंकि लालू राबड़ी की सुरक्षा को लेकर कैसे सियासत हो रही है, कौन क्या कह रहा है, ये भी तो जानने का वक्त है। आइए जरा आपको बता देते हैं विस्तार से। देखिए जरा, नजर डालिए इस पर, क्योंकि तेज प्रताप यादव सबसे पहले जो कह रहे हैं उनके बारे में बता दें। कह रहे हैं कि लालू यादव के ये बड़े बेटे हैं, कोई सुरक्षा वापस नहीं की गई है, सरकार ने सुरक्षा कर्मियों का कमांड काट दिया है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, ये प्रेशर की राजनीति है, ऐसी राजनीति इस परिवार से सीखना चाहिए। ये सरकार पर अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं, नियम के तहत तेजस्वी को सुरक्षा मिल रही है, ये राजतंत्र नहीं है। लालू परिवार को यह समझना चाहिए। जबकि उस तरफ इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बीजेपी के बदले की राजनीति है, बंगाल से बिहार तक यही हो रहा है, ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहिए। जबकि मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष हैं बिहार आरजेडी के। एनडीए की सरकार लालू परिवार को अपमानित करना चाहती है, सभी बंगला तो कभी सिक्योरिटी का सवाल, ये सब कुछ सुनियोजित है। लालू राबड़ी तेजस्वी की सुरक्षा में कमी किस रिपोर्ट के आधार पर की गई? सुधाकर सिंह सांसद आरजेडी के हैं। ये सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। घर सुरक्षा के चलते कोई नेता बनता तो लालू कभी नेता नहीं बनते। दिलीप जायसवाल मंत्री बिहार। अगर लालू राबड़ी को लग रहा है कि खतरा नहीं है, तो उन्होंने राज्य हित में काम किया है, अच्छी पहल की है, दूसरे लोगों को भी इससे सबक लेने की आवश्यकता है। अब जरा ये सियासी किचकिच सुनवा देते हैं, कौन क्या कह रहा है, सुनिए उन्हीं की ज़बानी ये सियासी प्रतिक्रिया। सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा। ये सरकार पे अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है, लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा? लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे। बिहार के लोगों का मन या माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम सरकार के द्वारा की जा रही है, कभी घर खाली कराने के नाम पर, कभी सुरक्षा घटाने के नाम पर। और राज्य की जनता ये देख रही है कि कई अवसरों पर राजनेताओं की हत्याएं हो गई, उसको तोड़ने के लिए सम्राट चौधरी जैसे लोग जो भी कुचक्र में कहता हूँ कुचक्र रच रहे हैं, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। लालू जी को, राबड़ी जी को अगर लग रहा है कि बहुत सुरक्षा की उनको आवश्यकता नहीं है, खतरा नहीं है, तो उन्होंने राज्य हित में काम किया है, ये उनकी अच्छी पहल है, इससे और लोगों को भी सीख लेने की आवश्यकता है। सभी लालू जी के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं, तो पहले तो ये बतावे कि लालू जी का सिक्योरिटी कम किया गया है, राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या समीक्षा क्या है, रिपोर्ट किसकी है? राज्य सुरक्षा समिति समय समय पर उसकी समीक्षा करती है, राजनेता को किस स्तर का खतरा है उसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा आवंटित की जाती है। राबड़ी जी अपवाद नहीं है, इसलिए कि अनावश्यक टकराव से राजद को कुछ हासिल नहीं होना है।
चलिए, ये तो बात हो गई बिहार की। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पश्चिम बंगाल से। जी, बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल में तालाब ने उगले हथियार। ममता की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में गई, पश्चिम बंगाल से एक के बाद एक ताबड़तोड़ बीजेपी ले रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में है इस वक्त। और देखिए, गोला बारूद और हथियार मिलने का सिलसिला इस वक्त पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। इसलिए कह रहे हैं बंगाल की धरती इस वक्त हथियारों का जखीरा उगल रही है। क्यों? क्योंकि एक्शन हो रहे हैं। देखिए, बंगाल का नॉर्थ 24 परगना और वहां की ये तस्वीर, पहले उस पर आप गौर करिए। और वहां से क्या निकला? तालाब से अवैध हथियार। और हाँ, एक तो यही है, एक बस्ता होगा, एक बैग होगा। तो पुलिस ने अवैध हथियार यहां से बरामद किए हैं और ये सिलसिला अभी इसी तरह से चल रहा है। जगह जगह दबिश, जगह जगह छापेमारी और हथियारों का जखीरा बरामद। तो आपने देखा, एक बार फिर से हम दिखाएंगे दूसरी तस्वीर, क्योंकि बंदूक और कारतूस जो तालाब से बरामद हुए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पहले इस तरह के हथियारों से जनता पर हमले होते थे। यही है, नजर डालिए। और इसी बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने संदेशखाली में खाली मकान और कई ठिकानों पर छापेमारी की और वहां से भी, ये देखिए जरा, वहां से एक्शन की पूरी तस्वीर। न्यू अलीपुर, कोलकाता। ये नॉर्थ 24 परगना, बंगाल। नॉर्थ 24 परगना, ये बंगाल की तस्वीरें। लगातार एक्शन में पुलिस प्रशासन, सरकार, शुभेंदु अधिकारी, उनके मंसूबे क्लियर कि अपराधी नहीं बचेंगे, अपराध नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। जितने भी कटमनी और जो भी सिस्टम चलता था उसको ध्वस्त करेंगे और जनता के हित में काम। तो एक तरह टीएमसी से जुड़े लोगों के यहां से हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके नेताओं की पिटाई भी हो रही है। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं कोलकाता के न्यू अलीपुर से हैं, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए जरा। और यहां टीएमसी नेता स्वरूप विश्वास के करीबी को लोगों ने पीट दिया दौड़ाकर। ये देखिए। मतलब पिटाई हुई है। आगे आगे चल रहे हैं नेताजी, टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ता, और पीछे पीछे जनता, और पीट रहे हैं। हाथ लात सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल किया। और देखिए, भारी भीड़ जो थी इतनी आक्रोशित, इतने गुस्से में थी कि उन्होंने दफ्तर भी तोड़ डाला और वहां लगे होर्डिंग्स और पोस्टर भी फाड़ डाले। ये देखिए। न्यू अलीपुर, कोलकाता की तस्वीर आपने देख ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि खेल यहां पर खत्म नहीं हुआ, एक्शन यहां खत्म नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, क्योंकि टीएमसी सरकार में मंत्री रहे स्वरूप विश्वास के इस करीबी की कार भी आक्रोशित भीड़ ने फोड़ डाली। ये देखिए, ईंट पत्थर, शीशा, भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेकर यह हंगामा किया। गाड़ी नेताजी की तोड़ डाली गई और इस बीच कानून ने अपना काम करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। शौकत मुल्ला टीएमसी का पूर्व विधायक है और जिसका नाम बम धमाके में सामने आया, जिसके बाद एनआईए ने उसे उठा लिया। और जब उसे गाड़ियों से लेकर जाया जा रहा था तो भीड़ पीछे पीछे एनआईए के काफिले के पीछे भाग रही थी। ये देखिए जरा। মাতচোর গান বাজিয়ে আইএসএফের যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এরাই নিয়ে যাচ্ছে শওকত মোল্লাকে এই মুহূর্তে। हालांकि साउथ 24 परगना में जहां से शौकत मुल्ला की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों ने डीजे बजाकर वहां जश्न मनाया। ये तस्वीर। No
बीच एनआईए की टीम शौकत मुल्ला को लेकर कोर्ट पहुंची। इसकी तस्वीरें सामने। और देखिए, इसके पहले अदालत के बाहर पहले से ही भारी भीड़ वहां पर मौजूद रही और जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जो शौकत मुल्ला को फांसी देने की लगातार मांग कर रहे थे। सुनवाते हैं शो। অবিলম্বে শওকত মোল্লাকে ফাঁসি দিতেই হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। অবিলম্বে শওকত মোল্লাকে ফাঁসি দিতেই হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। অবিলম্বে শওকত। चलिए अब आपको विस्तार से डिटेल में बता देते हैं कि आखिर कैसे बंगाल में एनआईए और एसटीएफ का डबल एक्शन हुआ है। तो शाहजहां शेख के गुर्गों पर हंटर चला। शुभेंदु की पुलिस और एसटीएफ को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नॉर्थ और साउथ 24 परगना में बड़ी मात्रा में अवैध हथियार रखे हुए छुपाकर, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की, जिसमें एसटीएफ को एक तालाब से हथियारों का जखीरा मिला। इनमें बंदूकें, कारतूस समेत करीब 29 अवैध हथियार शामिल थे। दावा है कि इस तालाब का मालिक टीएमसी का पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष है। छापेमारी के बाद रॉबिन दास और भाई गोपाल दास फरार हो गए। यह एक्शन एसटीएफ ने 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद लिया। लुत्फार, खोकोन और रमजान अली मुल्ला को गिरफ्त में लिया गया था। दावा है कि ये तीनों ही आरोपियों का कनेक्शन शाहजहां शेख से है। टीएमसी नेता रहा शाहजहां शेख संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड। उसी से जुड़े लोगों की धरपकड़ के बाद हथियारों का जखीरा मिला है और जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी कामयाबी बताकर पुलिस की तारीफ की पीठ थपथपाई। कहा कि पहले ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ होता था और इसके बाद बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दबोचा है। एसटीएफ ने हथियार पकड़े तो एनआईए ने ब्लास्ट केस में एक्शन लिया। छापेमारी के बाद टीएमसी के पूर्व एमएलए शौकत मुल्ला को उठा लिया गया। भांगर बम विस्फोट मामले में शौकत मुल्ला को आरोपी बनाया गया है। तो पूरी खबर यह है कि दक्षिण 24 परगना के गांव में 19 मार्च को बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई थी और 3 गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे। आरोप है कि जहां यह ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, वहां अवैध तौर पर बम बनाया जा रहा था। भांगर विधानसभा सीट से शौकत मुल्ला चुनाव हार गया था और जिसके बाद धमाके में उसका नाम सामने आया और एनआईए ने जब रेड मारी तो शौकत बाइक से फरार हो गया। वो बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन फेल होने पर सरेंडर का प्लान बनाया, मगर एनआईए ने बस पकड़ लिया, वहीं अरेस्ट कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए की कस्टडी में उसे भेज दिया गया। अब आपको सुनवाएंगे इस कार्रवाई पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल क्या कुछ कह रही हैं, तो वहीं टीएमसी सांसद क्यों भड़के हुए हैं, दोनों को सुनिए। जो अगर चोरी करेंगे, जो अत्याचार करेंगे, जो टेररिस्ट के साथ मिलजुल के बंगाल को बर्बाद करने का कोई भी आप हो सकता है, अगर करेंगे तो सीबीआई जाएगा, एनआईए जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो आप कागज दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए। पश्चिम बंगाल में जैसे बीजेपी और जिस तरीका से तृणमूल कांग्रेस वर्कर को मारते हैं, घर द्वार भांगते हैं और फॉल्स केस देते हैं, उसको लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, रास्ता में करेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई करेंगे। जब शौकत मुल्ला जी बताएंगे उनका कोई गुनाह नहीं है तो एज पर लॉ उन्होंने आगे बढ़ेंगे और देश का आइन मुताबिक उसका मुकाबला करेंगे। बंगाल से जुड़ी कुछ और खबर, कुछ और तस्वीर आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हंटर ही कानूनी नहीं चल रहा है। क्या क्या चल रहा है आइए बता देते हैं। देखिए, सिर्फ यही नहीं जो तस्वीरें हमने दिखाई, आजकल तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर खूब जमकर अंडों की बारिश भी हो रही है। ये देखिए नंदीग्राम की तस्वीरें हैं। नंदीग्राम में टीएमसी नेता को ले जाते वक्त लोगों ने अंडे फेंक दिए। ये अंडे फेंके, चप्पल दिखाए और चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। फिर भी जब अंडे फेंके तो देखिए फिर ये घूरने की कोशिश की गई, लेकिन इधर पब्लिक ज्यादा थी, भाई को अंदर बिठा लिया गया, पुलिस वालों ने बिठाया। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल, टीएमसी नेता शमशूल हैं ये, उन पर अंडों की बारिश।
और कुछ इसी तरह की तस्वीर कोलकाता में भी देखने को मिली, जहां टीएमसी उपाध्यक्ष प्रकाश मजूमदार पर भी हमले की कोशिश हुई। उसकी तस्वीरें ये रही। কারণ এই পরিবেশে আমি নামবো না। না দাদা, আপনি জোর করতে পারেন আমাকে। देखिए, टीएमसी के चुनाव हारने के बाद, बीजेपी के आने के बाद हालात ये है पश्चिम बंगाल में कि नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। कैसे? तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, उसी से जोड़कर आपको हम दिखा रहे हैं। ये भीड़ के डर से भागे टीएमसी कार्यकर्ता, पूर्वी वर्धमान पश्चिम बंगाल। देखते जाइए, ये भाग रहे हैं। अब दावा यह है कि पूर्वी वर्धमान में टीएमसी के दफ्तर से उसके कार्यकर्ता छत से कूदकर भाग रहे हैं, क्योंकि बाहर भीड़ खड़ी थी। এরা পার্টি অফিসে ছিল, কারণ পালা যায় ছাত্র মেরে ফেলে চলে নালে। হ্যাঁ, হাতে টেঙ্গিনি মারে भैया। तो कार्यकर्ताओं को बचाने ममता तो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन ओवैसी शुभेंदु से भिड़ने आ गए हैं। कैसे? अब देखिए, जरा समझिए, क्योंकि बंगाल में नेता और कार्यकर्ताओं को बचाने ममता बनर्जी अल्लाह बोल नहीं कर रही। शुभेंदु से भिड़ने के लिए ओवैसी प्रकट हुए, जिन्होंने एसआईआर और सरकारी योजना के कनेक्शन पर मोर्चा खोला हुआ है। अब आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी गुस्सा हो गए। तो दरअसल शुभेंदु से ओवैसी की भिड़ने की वजह है राशन कार्ड रद्द करने का वो फैसला, जिसमें बंगाल की सरकारी योजना को शुभेंदु सरकार एसआईआर से जोड़ रही है। यानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब खाद्य साथी योजना में अनाज लेने वालों की सरकार जांच कराएगी। बंगाल के खाद्य और आपूर्ति विभाग के आदेश में कहा गया है कि एसआईआर के दौरान हटाए 63 लाख लोगों की पहचान की जाएगी। अगर वो पात्र नहीं पाए गए, यानी फर्जी तरीके से या कहीं गलत तरीके से ले रहे होंगे, तो एक्शन और उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए खाद्य विभाग मतदाता सूची लेकर घर घर जाकर सर्वे करवाएगा। पूरी प्रक्रिया 15 जून 2026 तक पूरी करने का टारगेट रखा गया है। और जैसे ही आदेश आया तो एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क बैठे। ओवैसी ने कहा कि ऐसा कर रहे हैं जैसे ये योजनाएं राजकुमार शुभेंदु की चैरिटी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। योजनाएं जनता के टैक्स के पैसों से चलती है। नाम कटे तो सबसे ज्यादा असर गरीब, महिला, मुस्लिमों पर पड़ेगा। हालांकि शुभेंदु सरकार ने फैसले के पीछे फर्जीवाड़ा रोकने का तर्क दिया। कहा इससे फंड के दुरुपयोग और लीकेज पर प्रभावी रोक लगा सकेंगे। हालांकि जिन लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है या फिर किसी ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर कर रखी है, उनके राशन कार्ड आखिरी फैसले तक चालू रहेंगे, यानी रद्द नहीं होंगे। केंद्र सरकार बंगाल के करीब 6 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मुहैया कराती है, जबकि राज्य सरकार करीब 2 करोड़ और लोगों को मुफ्त अनाज देती है। खाद्य साथी योजना पर सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च बैठते हैं। 15,000 करोड़। ममता के शुभेंदु से ओवैसी की भिड़ने की वजह से है राशन कार्ड रद्द करने का वो फैसला, जिसमें आपको हमने बता दिया बंगाल की पूरी खबर। आइए बढ़ते हैं आगे। अब सीधा आपको सुनवा देंगे कुछ दिन पहले जब शुभेंदु ने चेताया था, शुभेंदु अधिकारी ने, कि जो एसआईआर में बाहर हो गया उस पर कैसे एक्शन होगा, और अब होने लगा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत के बजाय बीएसएफ को सौंपने का कानून कल से पश्चिम बंगाल में प्रभावी हो गया है। पुलिस और आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अवैध बांग्लादेशी सीएए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें अदालत में पेश न किया जाए और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट डीजीपी के माध्यम से सीएमओ को भेजी जाएगी। बंगाल के बारे में जो लोगों का हमने वादा किया है कि नया बंगाल बनाएंगे, हर क्षेत्र में और चौतरफा विकास होना चाहिए। 1 महीना नहीं हुआ अभी तक जितने निर्णय सरकार ली है, शायद ही इतिहास में कोई सरकार इतना काम किया है इतने कम समय में। देखिए, सरकारी योजनाओं में सफाई अभियान चल रहा है, तो अब शुभेंदु सरकार आने के बाद जल्द बंगाल में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। जी हां, मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट काफी तेज कर दिया है। और आपको बता दें, बंगाल में डबल इंजन सरकार आने के बाद रेल मंत्री कोलकाता पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है।
वो आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अभी ये बुलेट ट्रेन वाली जो खबर है उससे जुड़ी एक AI जनरेटेड तस्वीर। और अब वो तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार आने के बाद रेल मंत्री कोलकाता पहुंच गए और जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। तस्वीर देखिए। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी बैठक की, जिसमें कई मंत्री और रेलवे बोर्ड के अधिकारी शामिल थे। बंगाल सरकार अब BSF के बाद रेलवे को भी जमीन देने वाली है, साथ ही जो भी लंबित मामले थे वो क्लियर करेगी सरकार। देखिए, पश्चिम बंगाल कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट को और मजबूत करने की तैयारी चल रही है और तभी तो खुद रेल मंत्री ने मेट्रो में सफर किया और बड़ा ऐलान भी लगे हाथों कर दिया। थोड़ा आगे आ तो मोबाइल में सब ढुके जाच्छो, तो ভালো ছবি হলো। और देखिए, मेट्रो ही नहीं, रेल मंत्री ने ऑटो रिक्शा से भी सफर किया और वो रेलवे परियोजनाओं को देखते साइट पर पहुंचे। उनके साथ पश्चिम बंगाल के मंत्री और अधिकारी शामिल थे, जहां उन्हें रेलवे का काम तेज करने को कहा गया। ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 इयर्स में 45 किलोमीटर का काम हुआ, यानी 42 इयर्स में 28 किलोमीटर और 12 इयर्स में 45 किलोमीटर। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कैसे पश्चिम बंगाल में रेलवे का काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगा, क्योंकि ये पहला मौका था जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ पूरा रेलवे बोर्ड यानी कि बड़े अधिकारी कोलकाता दौरे पर पहुंचे और सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, क्योंकि आरोप है कि ममता सरकार में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स अटका दिए गए थे या अटके थे, मगर शुभेंदु सरकार आते ही रेलवे को तुरंत मंजूरी मिल रही है, जिसके बाद रेल मंत्री ने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इनमें सबसे अहम 2 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन। क्योंकि बंगाल में अब मोदी सरकार बुलेट ट्रेन दौड़ाएगी। रेल मंत्री ने बताया कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम तेज होगा। दिल्ली से लखनऊ और पटना होते हुए बुलेट ट्रेन सिलीगुड़ी पहुंचेगी। बंगाल का यह इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है, इसे चिकन नेक भी कहते हैं, और अब मोदी और शुभेंदु मिलकर वहां तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और इसके अलावा रेल मंत्री ने कोलकाता को 60 नई मेट्रो देने का ऐलान भी किया। कहा कि 5 सालों में 60 नई मेट्रो मिलेंगी ताकि यात्रियों को सुविधा पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि बंगाल की 61 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे के विस्तार के लिए 1 लाख करोड़ के विकास काम करेंगे हम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम बंगाल से गुजरात तक माल ढुलाई कॉरिडोर तैयार होगा। बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक 2052 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। यह मालगाड़ी कॉरिडोर पूर्वी और पश्चिमी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। इससे माल ढुलाई तेज होगी, व्यापार बढ़ेगा और लागत कम होगी। देखिए, अब सुनवा देते हैं सीधे आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज मोदी जी 14,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। इस 1 साल में अगर हम लंबित रेल परियोजनाओं के लिए NOC और जमीन मुहैया करा दें तो बंगाल रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर सकेंगे। मैंने पहले ही कम समय में सरकार को डबल इंजन वाली 40 से ज्यादा रेलवे परियोजनाओं के लिए NOC दे दी है, जिनमें फुट ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल है। आगे सरकार रेल। चलिए, बात हो गई विस्तार से पश्चिम बंगाल की। अब आगे आपको लिए चलते हैं और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात इसलिए करेंगे जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने। देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए एक बार फिर से कमर कस ली है। बलरामपुर में उन्होंने माफिया की चर्चा करके विपक्ष पर सीधा हमला बोला, निशाना साधा। फिर पाटेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की तस्वीर।
देखिए, बलरामपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे और करोड़ों रुपए की सौगात उन्होंने दी वहां पर जिले वासियों के लिए। यहां भी उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर जबरदस्त तंज किया, हमला बोला। राम भक्त, अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब और इसी बीच संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है, बल्कि तेज है। वहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिदों और मजारों को ढाने का काम चल रहा है। ये देखिए तस्वीर। देखिए, अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार तेज है। आज संभल में एक अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। यह मस्जिद कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। पहले मुस्तफा कादरी मस्जिद के आगे के हिस्से को गिराया गया, इसके बाद 55 फीट ऊंची मीनार को हाइड्रा मशीन से ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मस्जिद से पोस्टर और एक हरा झंडा मिला। मस्जिद से मिले पोस्टर्स पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। तो दरअसल गांव वालों ने कब्रिस्तान को सुरक्षित करने की मांग की थी। तहसीलदार ने जांच में पाया कि जमीन पर कब्जा किया गया है। तहसीलदार ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ आदेश दिया। इससे पहले शुक्रवार को संभल में एक मजार को ध्वस्त किया गया था। यह मजार 100 वर्ग गज सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना दिया गया था और इस मामले की सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। करीब 6 महीने पहले मामूआत तहसील से होता डीएम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा देते हैं संभल में डीएम और पुलिस सुपरिटेंडेंट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। के द्वारा जिलाधिकारी कोर्ट में अपील भी की गई थी। उस अपील के दौरान भी संबंधित पक्षों को पूरा सुनवाई का मौका दिया गया, किंतु कोई ऐसा साक्ष्य या कोई भी ऐसी वस्तु ये लोग नहीं शो कर पाए जिससे ये सिद्ध होता हो कि अवैध कब्जा नहीं है। लगभग ये 200 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है पूरा कैंपस मिला करके जिससे कब्जा हटा है। तो संभल के बागो गांव में जो गुन्नौर क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण करके बनाया गया एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसको गिराने का कार्य है वो प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। अभी तक कुल 100 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको कब्जा मुक्त करवाया गया है और कल भी इसी तरीके की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई गई। मतलब हमें लड़ने का कोई भी चांस नहीं दिया गया। हमारा एक तरफा आदेश हुआ, एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया, एक पॉइंट भी नहीं सुना गया। कल ही डेट लगी थी और कल में ये फैसला आ गया। मस्जिद तो भैया हमें तो ऐसे ही देखी है, मैंने 40 साल तो मेरे ब्याह को है, मैंने तो ऐसे ही देखी है बनी हुई भैया। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह जाए। पुलिस इसलिए बुलाई गई है, इस मस्जिद का कोई कसूर नहीं है, क्यों खसवा रहे हैं इसे? किसी से बात न करिए, हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह जाए। और इस बीच गाजियाबाद में एक अवैध मदरसे को यहां भी सील किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने ये रही। तो देखिए, मदरसे को सील करने से पहले बाकायदा प्रशासन ने मुनादी करवाई। एक बार सुनवा देते हैं, जरा देखिए सुनिए। लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने कार्रवाई शुरू हो रही है और नोटिस चस्पान कर दिया गया है और बाद में करना जिनकी प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। और इस मदरसे को सील करने के बाद 1 हफ्ते का नोटिस चस्पा किया गया है और मदरसे की तरफ से अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर एक्शन हो जाएगा। कल्याण अधिकारी कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा संचालित है। मदरसा
अधो हस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से पंजीकृत नहीं है। मदरसे में अवैध रूप से हॉस्टल चलाया जा रहा है एवं उपरोक्त कारणों से संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है और आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अधो हस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानावली देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार कितनी एक्शन में, आप इसे समझिए कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल ही रहा है, पीला पंजा, लेकिन माफिया, गुंडे और जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, अपराधी, उन पर भी लगाम लगाई जा रही है। कैसे? हाफ एनकाउंटर तक हो रहा है। ये देखिए, बदमाशों का हाफ एनकाउंटर। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। आज क्या फुल एनकाउंटर भी हुआ। अपना करने का गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का तो गाजियाबाद में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया, पैर में गोली लगी और ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का अपना करने गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। ये तो गाजियाबाद की बात हो गई। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बलिया में भी पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ में जख्मी किया। उसकी तस्वीर आपके सामने। तो बस है बलिया और बस है बुलंदशहर। तो ये बदमाशों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। बस बदमाश भी हैं। बुलंदशहर की ये तस्वीर देखिए। होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का अपना करने गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अपना करने का अपना करने गलती होगी, बस। तो सुना आपने, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई, माफ कर दो बस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उनका प्रशासन एक्शन में है, तो वो खुद भी एक्शन में है। राज्य में विकास योजनाओं को रफ्तार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी बलरामपुर में थे, उन्होंने गौ सभा भी की। उसकी तस्वीर देखिए, सीएम योगी अक्सर बच्चों के साथ नजर आते हैं और उन्हें अन्नप्राशन कराते हैं। गोंडा में भी वो बच्चों के साथ नजर आए। उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। बच्चा अभी छोटा है, उनको नहीं पता, बाद में जब बड़े होंगे तो माता पिता फोटो दिखाएंगे कि देखिए कौन आपके साथ थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की सीएम ने और मंच से विपक्ष पर जोरदार लगे हाथों हमला बोल दिया। जय जय स्वागत, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जय जय श्री राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और योगी ने क्या कहा और फिर अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया, सुनिए और देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं पहले राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था और अगर उनका नाम लो तो गोलियां चलती थी। तब भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। अब राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता। आज नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है। 2017 से पहले विकास भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गया। सत्ता में बैठे लोग पहले गुंडों के सामने नतमस्तक होते थे। 2017 से पहले विकास एक गांव तक सीमित हो गई थी। अब सरकार सबके विकास के लिए काम करती है। आज सरकार हर घर नल योजना आगे बढ़ा रही है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोग टोटी चोरी कर लेते हैं। और इसके बाद हो गया बवाल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने मैदान में वो उतरते हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी, कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। बचपन के अनुभव, भाषा और व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। पहले मठ की गद्दी मिली और फिर कुछ वर्षों में लोकसभा की सीट भी, तो क्या इसे पक्षपाती परिवारवाद नहीं कहा जाना चाहिए? भाषा और व्यवहार रिश्तों और समय की मदद से नहीं मिल सकते। और अब सियासतदान इसको लेकर क्या कह रहे हैं, तो सुन लीजिए पॉलिटिकल रिएक्शंस। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था।
डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली विभाग पर जुर्माने की, क्योंकि यूपी में बिजली और स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार घमासान इस वक्त चल रहा है। और ये करीब 1 महीना पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब स्मार्ट मीटर को लेकर यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ था और लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध प्रकट किया। देखिए अभी बिजली के मुद्दे पर कई जगह प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ की देख रहे हैं, राजधानी, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और अब बता देते हैं आपको कि क्यों बिजली को लेकर बिजली विभाग पर लगा लाखों का जुर्माना। तो यूपी में बिजली विभाग के लिए स्मार्ट मीटर गले की फांस बन चुका है। स्मार्ट मीटर के मामले में बिजली विभाग पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। यह कार्रवाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज के बाद भी बिजली नहीं आने पर की गई है। तो दरअसल इसी साल मार्च में बिजली विभाग ने प्रदेश में लाखों मीटर बदले और इन बिजली मीटर्स को विभाग ने पोस्ट पेड से बदलकर प्रीपेड कर दिया। यानी पहले रिचार्ज करना होता है और उसके बाद ही बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसी वजह से इन मीटर्स में बैलेंस माइनस हुआ तो 5 लाख घरों की बिजली कट गई। लोगों ने आनंद फानंद में रिचार्ज भी किया, लेकिन बिजली कई दिनों तक नहीं आई। कुछ ऐसे भी उपभोक्ता थे जिन्हें रिचार्ज के 15 दिनों बाद भी बिजली नहीं मिली। इस मामले में बवाल बढ़ा तो उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका में बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए और जिस पर सुनवाई हुई तो आयोग ने बिजली विभाग पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया। आयोग ने विद्युत अधिनियम की धारा के तहत 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि प्रतिदिन की देरी पर 6,000 रुपए के हिसाब से पैसा जमा कराने को कहा गया। इस हिसाब से आयोग ने कुल 7,18,000 रुपए का जुर्माना ठोका है और अपने आदेश में कहा है कि बिजली विभाग ने इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती है। नियम के मुताबिक रिचार्ज के 2 घंटे के अंदर बिजली बहाल हो जानी चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियां इस मानक पर खरी नहीं उतरी। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया जिससे भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकी जा सके और इसके साथ ही यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक से 15 दिनों में जवाब भी तलब किया गया है। फिलहाल बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब क्रिकेट की, जहां 15 साल के लड़के ने इतिहास रच दिया है, वैभव सूर्यवंशी ने। और सभी क्रिकेट फैंस से यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और इस ऐलान के बाद वैभव सूर्यवंशी के घर पर जबरदस्त जश्न का माहौल दिखा। बिहार के समस्तीपुर में सब जश्न में डूबे नजर आए। पानी मीठा खिलाओ। तो चलिए अब आपको रिकॉर्ड तोड़ वैभव के बारे में बता देते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन जैसे ही टीम इंडिया में हुआ, उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का कीर्तिमान तोड़ दिया, क्योंकि सचिन का सिलेक्शन 16 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए हुआ था। उन्होंने पहली बार साल 1989 में पाकिस्तान दौरे के लिए चुना गया था। वहीं वैभव 15 साल 71 दिनों में ही भारतीय टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन की बदौलत वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में जगह अपनी बनाई। वैभव ने सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। वो ऑरेंज कैप जीतने वाले भी सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। 15 साल और 65 दिनों की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 5 अवार्ड्स भी जीते हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने कुल 45 लाख रुपए की इनामी राशि हासिल की। अब वो जून जुलाई में आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते दिखेंगे आपको। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें एशियन गेम्स के लिए भी चुना गया है। अब सोशल मीडिया पर फैंस वैभव की तुलना तेंदुलकर से कर रहे हैं। फैंस बोल रहे हैं कि वैभव सचिन के 100 शतक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इस मौके पर वैभव के परिवार ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनको। इतना खुशी कभी नहीं था जितना खुशी आज है। दूसरी बात है, मुझे क्या, पूरा देशवासी को भी खुशी है, इसलिए खुशी है। मेरा पोता इतना बड़ा 20A में चला गया और सीनियर टीम में खेलेगा। अब आप लोग आशीर्वाद दीजिए और पूरा देशवासी, हम तो दे रहे हैं। बहुत मेहनत किया और वो मेहनत का भी फल मिल रहा है और देश के लिए खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस अब यही इच्छा है कि देश के लिए खूब अच्छा खेले, खूब मैच जिताए, खूब रन बनाए। सबको धन्यवाद देंगे, दिल से धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे कि वो बच्चा पर विश्वास आप बीसीसीआई के सेलेक्टर जताए हैं। बस उस विश्वास पर वैभव को खरा उतरना है। वैभव ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ये हम लोग को आशा था, जो इंतजार था कि टीम इंडिया में जरूर एक दिन खेलेगा, आज वो पूरा हुआ है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में आज वैभव T20 भारतीय टीम में उसको चयनकर्ताओं ने
वो सेलेक्ट किया। इसके लिए मैं पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। चलिए, वैभव सूर्यवंशी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आप सभी को।